IDG एडवांस्ड 2026 केमिस्ट्री पेपर 2 को देखने का समय है और उसके पहले एक दो छोटी छोटी टिप्पणियां। कॉन्सेप्चुअल है पेपर, फिजिकल बहुत शानदार, अगेन बिल्कुल देखी दाखी रटराइटाई डोमेन से जेई बाहर निकल आया है। पिछले कुछ वर्षों से जितने सस्ते क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे, क्वेश्चंस टफ या आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सोचना लेकिन आपको हर क्वेश्चन में खुद पड़ेगा। जो पॉपुलर मटेरियल या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलकर जेई ने मेहनत करी है, अच्छा पूछा है। आइए कैसे कैसे क्या है एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं साथ साथ। बहुत इंस्ट्रक्टिव है इस पेपर को देखना, करना, डिस्कस करना और उसके माध्यम से अच्छे क्वेश्चंस को करने की अप्रोच डेवलप करना साथ साथ करते हैं। पहले है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में सिंगल करेक्ट आंसर्स हैं, सस्ते सुंदर और टिकाऊ भी अच्छे हैं। आइए देखें पहला क्वेश्चन, बेहतरीन है। At 300 Kelvin, molar conductivities of aqueous solutions of 3 salts at 2 different concentrations are given. मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m दे रखी है आपको, कब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर 3 अलग अलग सॉल्ट्स के लिए, ठीक है। और बहुत कुछ फिर AgCl की चर्चा करी है और क्या पूछा है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड AgCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वगैरह, ठीक है। अच्छा तो अल्टीमेटली AgCl का काम करना है। ये जो डेटा दिया है इसकी मदद से हम निकालेंगे क्या? वेल, अगर आप एक एक स्टेप पीछे चलें, आपको पूछा है कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड AgCl इज सो मच, कप्पा दे रखा है। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज सो मच, फाइंड x। ठीक, आपको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे? वेल, देखा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आइए ये जो बहुत भयंकर सारा डेटा दे रखा है इसको सुलझाते हैं। एक छोटी सी इक्वेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस बी रूट सी, जहां बी सिर्फ बी एक कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है किस पर, सिर्फ सॉल्ट के टाइप पर, कि +1 -1 वाला सॉल्ट है तो सबके लिए बी सेम होगा, एंड ऑल्सो एंड सो फोर्थ। यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, एक बार NaNO3 में 111 इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट फॉर NaCl माइनस बी रूट ऑफ 0.01, ये वाला। और एक बार इसको रख के देखिए, 101 इज लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl माइनस बी रूट ऑफ 0.04। ओके, क्या करें? सॉल्व करना है। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले को सबट्रैक्ट कर दो। वाह, क्या आ जाएगा देखिए, 2222 माइनस 101 दैट इज 121 इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl। ये तो कट जाएगा। अरे वाह, मुझे लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl मिल गया। जी हाँ, ठीक इसी तरह से आप चाहें ये NaCl नहीं, NaNO3 था, ऐसी NaCl और AgNO3 भी निकाल सकते हैं। एक बार करेक्शन कर लो, फिर और कुछ चेंज नहीं होगा। मैं NaNO3 बस ये लिखना है। अब देखिए हमने एक किस्म का फॉर्मूला डेवलप कर लिया है। ऐसे ही लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl क्या होगा, क्योंकि 0.01 0.04 पैटर्न रिपीट हो रहा है तो रूट सी सब में सेम एक जैसा ही आएगा। तो NaCl के केस में क्या होगा, 2 टाइम्स 117 माइनस 107, बस ऐसा करके आ जाएगा। कितना ही, दिस इज 234 माइनस 107 विच इज 127। और ठीक ऐसे ही आप निकाल सकते हैं लैम्डा m नॉट AgNO3 का। ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2 टाइम्स 125 माइनस 116, 250 माइनस 116 विच इज 134। और अब अंततः कोलरॉश लो। कोलरॉश महाराज क्या बोल गए, लैम्डा नॉट ऑफ AgCl is lambda m naught of Ag plus
lambda m naught of Cl minus, which is lambda naught of AgNO3 plus lambda m naught of NaCl minus lambda m naught of NaNO3। और ये सारी वैल्यूज हमने बड़ी मेहनत से निकाली हैं। यहाँ पर कहाँ है? AgNO3 134 प्लस 127, 134 प्लस 127 माइनस कितना था ये? NaNO3 121। वाह, रक्षा कर प्रभु, कितना आ जाएगा ये? ये आ जाएगा 140। एंड लैम्डा नॉट, अब ये तो था AgCl का। अब अगर आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखें, बहुत डाइल्यूट है तो इनफाइनाइटली डाइल्यूट उसको मान ही सकते हैं क्योंकि AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो फॉर सैचुरेटेड AgCl lambda m is approximately lambda m naught and lambda यूनिट्स कौन सी है हमारे पास? CGS यूनिट्स हैं। तो lambda is equal to kappa by C into 10⁻³ ओके। therefore concentration C कितना हो जाएगा? कप्पा दे रखा है हमें, कितना है? कंडक्टिविटी 1.4 into 10⁻⁻6, 1.4 into 10⁻⁻6 साइमन पर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो निकालिए लैम्डा नॉट कितना? 140 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, फाइन, into 10⁻³ How much does that give us? 10⁻⁻5 मोलर ऐसा आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन आ गया 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर AgCl का, सैचुरेटेड का। प्रश्न क्या था? इफ सॉल्युबिलिटी इज x मोल पर लीटर, ये था 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर, देन log ऑफ, ये log टू द बेस 10 ऑफ कोर्स, 1 by x, log 1 by x, 1 by 10⁻⁵ tends to 5, उसका log is 5, तो आंसर आ जाएगा 5। काफी मेहनत से ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है, शानदार रिजल्ट है। ये था पहला ओपनिंग क्वेश्चन किसका? आपका केमिस्ट्री पेपर 2 का। आगाज ऐसा है तो आगे देखें क्या होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ONO बॉन्ड एंगल इन गिवन स्पीशीज इज, क्लासिक इलस्ट्रेशन क्लास का। इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, लगभग शुरू से मतलब 25-28 साल, शुरू के 2-3 साल छोड़ दें तो लगभग परमानेंट क्लास इलस्ट्रेशन में ये आता ही है। बॉन्ड एंगल्स की जब हम चर्चा करते हैं, कौन सा? NO2 प्लस sp हाइब्रिडाइज्ड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल, उसके बाद है NO2 sp2 है, लेकिन इसमें लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड भी नहीं है, सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO2 का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके रिपल्शन को रोक नहीं पाएगा, 120 डिग्री से चौड़ा हो जाएगा ये। फिर है NO3 माइनस, क्यों है? तो ये भी sp2 पर ये एग्जैक्ट 120 डिग्रीज है। और अंत में आ जाएगा NO2 माइनस, लोन पेयर के रिपल्शन ज्यादा होते हैं, बॉन्ड एंगल को पिचका के, कहने को वो भी sp2 है पर लोन पेयर के चलते वो लेस देन 120 हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑर्डर इज, सबसे छोटा है NO2 माइनस, फिर NO3 माइनस, फिर NO2 और सबसे बड़ा NO2 प्लस। बॉम्बे बी इज द आंसर। ब्यूटिफुल क्वेश्चन फ्रॉम बॉन्डिंग, but albeit a very simple one. इसको देखिए, natural rubber on complete ozonolysis gives a compound X as the major product. तो सबसे पहले तो नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अवलोकन कीजिए। आइसोप्रीन 1,3-ब्यूटाडाइन, जिसमें यहाँ पे 2-मिथाइल लगा रखा है। अच्छा, इसको जब पॉलीमराइज करते हैं तब मिलता है नेचुरल रबर। ये पॉलीमर से याद है हमें। अच्छा, तो
क्या करोगे तुम? मैं कुछ नहीं करता, करता तो ईश्वर है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि इसको हम पॉलीमराइज करें। और जब करेंगे तो होगा ये, एक क्षण के लिए बॉन्ड हटाने पड़ेंगे मुझे आपकी आंखों के सामने से, और होगा क्या, आप एक तरह से इसको ऐसे इमेजिन करें, क्या कर रहे हैं, यहां पे ऐसे बॉन्ड थे, टिक 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 टिक, हमने तोड़े और ये बिंदियां जोड़ दी, ऐसे ऐसे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, इस तरीके से। अच्छा, ये कर दिया तुमने? जी हाँ। तो ये क्या बन गया बाबू? ये नेचुरल रबर का जो पॉलीमर है ये बन गया है। ये नेचुरल रबर है, बिल्कुल। इसकी ओजोनोलिसिस करनी है? जी हाँ। हाँ, कर डालते हैं। स्वागत है आपका, कीजिए। टुकड़े टुकड़े होंगे, आपको जो टुकड़े होके, खैर इधर तो जो मिल रहा है वो ये है ही, इस तरीके से ऐसे ऐसे टुकड़े, तो सेम चीज है, ये मिलना शुरू हो जाएगा reductive ozonolysis से। This is the compound X as the major product. X gives positive iodoform and tolerance test. मिथाइल कीटोन देगी आयोडोफॉर्म, एल्डिहाइड देगा टॉलरेंस टेस्ट, तो कन्फर्मेशन भी आ गया। ऑन हीटिंग विथ NaOH gives Y as the major product. अब यहां पर जेई ने इस बार बड़ी मेहरबानी एल्डोल कंडेंसेशन पे करी है। 2 प्रश्नों में पूछा है एल्डोल को। अब इस क्रॉस्ड इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा। इसमें क्या होगा, अब एक तरफ एल्डिहाइड है और एक तरफ कीटोन। एल्डिहाइड पर कार्बोनाइन बनकर कीटोन पर अटैक अच्छा है, या कीटोन पर कार्बोनाइन बनकर एल्डिहाइड पर? क्रॉस्ड एल्डोल में हमेशा कीटोन्स ही प्रेफरेबली अटैक करती हैं एल्डिहाइड पर। तो 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, इस तरह से ऐसे 1 2 3 4 5, जी हाँ, सही बातें चल रही हैं। ये होगा अटैक, O माइनस O, ये, और फिर A इज द प्रोडक्ट, बिल्कुल। O माइनस से OH बनेगा, फिर यहाँ HOH का वही इवन CB लाइक एलिमिनेशन होगा, A बन जाएगा। A is the answer? Beautifully, yes. A is the answer. And question number 4, the known artificial sweetener X is composed of 4-chloro-4-deoxy alpha D galactose, 4-chloro-4-deoxy alpha D galactose and 1,6 dichloro 1,6 dideoxy beta D fructose joined by a glycosidic linkage. गजब। डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर दे रखा है और पूछा है क्या बनेगा। ऑप्शंस ये हैं। देखने में बहुत ही फैशनेबल है। थोड़ा सा बड़े स्ट्रक्चर्स देख के हो सकता है कुछ लोगों को घबराहट हो, पर मैं गैलेक्टोज वगैरह से अगर आपको डर लगता है तो बिल्कुल शुरुआत में आपको ग्लूकोज पर ले चलता हूं। इसको देखिए, ये आपका परिचित ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, सिंपल डी ग्लूकोज। हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को उठाया, हमने क्या किया, हमने सिंपली स्ट्रक्चर को उठाया, ऐसे घुमाया और ऐसे ऐसे गोल कर दिया। तो जैसे इसको उठाया और ऐसे टेढ़ा किया, एल्डिहाइड यहाँ आ गया, ये OH नीचे आया है। ये जब इसको ऐसे घुमाया, OH नीचे, ये ऊपर, ये दो नीचे, नीचे ऊपर नीचे। फिर ये तो OH नीचे आना चाहिए था, हाँ, OH नीचे है, H ऊपर है और यहाँ CH2OH है, ये 5 नंबर पे। फिर कायरल था, तो हमने क्या किया, हमें OH यहाँ चाहिए था, तो OH को यहाँ और CH2OH को यहाँ 1 एक्सचेंज, फिर इसको ऊपर उसको नीचे 2 एक्सचेंजेस। एक ही कायरल सेंटर पर 2 एक्सचेंज कर दो तो मतलब चेंज नहीं होती कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे करके हमने इसे बना लिया। क्यों? फ्यूरेनो स्ट्रक्चर और पायरेनो स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो इसमें पायरेनो स्ट्रक्चर बनेगा 6 मेंबर रिंग एल्डिहाइड में, वो बनाने की
जुगत में हैं हम। ऑक्सीजन अटैक करेगी, यहाँ पर OH लगेगा इस तरह से। अच्छा, इसी में ये OH अगर नीचे की तरफ तो अल्फा एनोमरिक कार्बन पर, और यही OH अगर ऊपर आ जाता तो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज ऐसे बोलते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए याद दिला दिया क्योंकि ये एक चिर परिचित एग्जाम्पल था ग्लूकोज का, जो आपने पढ़ रखा होगा, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। अब आपको यहां दे दिया गया गैलेक्टोज, और चर्चा हो रही है 4-क्लोरो-4 डिऑक्सी गैलेक्टोज की। इसका मतलब 4 नंबर पर OH हटाना है और Cl लगानी है, इतना ही मतलब है इसका। इस गैलेक्टोज को उठाया, ऐसे घुमाया और ऐसे गोल कर दिया। तो जैसे उठाया और ऐसे घुमाया तो ठीक है, CHO यहाँ, ये OH नीचे, ये OH ऊपर, हाँ। फिर यहाँ OH नहीं Cl है, 4 नंबर पर OH नहीं, यहाँ Cl आएगा, ठीक है। फिर 5 नंबर, 6 नंबर वही CH2OH, OH का सेम स्टाइल है ग्लूकोज जैसे ही, तो वो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर अटैक कराइए एनोमरिक कार्बन पर अल्फा। अब यहाँ पर तो कुछ भी बन सकता था, OH ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे बना तो अल्फा, ऊपर बना तो बीटा, स्टैंडर्ड कन्वेंशन है ही सही। उसके हमको दे रखा था अल्फा डी, तो डी था इसलिए ये भी डी वाला, नीचे है OH तो अल्फा, तो ये स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बस एक चीज का ख्याल रखना होगा, और वो ये कि यहाँ पर OH हटाकर 4 नंबर पर हमें Cl लगाना है। अच्छी बात है। अब ये जो एनोमरिक कार्बन है, यहीं से होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और एनोमरिक कार्बन वाला OH और ये Cl आपस में एक नीचे एक ऊपर ट्रांस हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसी बेसिस पर चेक कर लेते हैं, लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, देखें क्या क्या होता है। तो ये है एनोमरिक कार्बन, जी हाँ बिल्कुल, और इसमें ये नीचे आ रहा है और Cl ऊपर। एक टेस्ट तो पास कर लिया, एनोमरिक कार्बन में ये नीचे आ रहा है और Cl भी नीचे, फेल, स्ट्रक्चर गलत है। एनोमरिक कार्बन पर ये नीचे और Cl भी नीचे, फेल, और ये नीचे और ये ऊपर, अरे ये भी पास हो गया। हमने आधा से कम काम किया है, हमने तो खाली जो अपना गैलेक्टोज था उसका स्ट्रक्चर चेक करके ही ABCD 4 में से 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दी कि ये तो नहीं हो सकती। अच्छा, बढ़िया किया। बाकी क्या करने वाले हो, दूसरा देखते हैं। फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज कैसा दिखता है, वो क्लोरो वोरो को देख लेंगे, पर फ्रुक्टोज देखो, ये है आपका फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। और जैसे ही मैंने इसका ये फिरेनोज स्ट्रक्चर बनाया, आप देखो, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सेम ही प्रोसेस रिपीट करिए। इसको उठाया, है ना, इधर ले गए, घुमाकर इससे रिंग बना दिया, ये बन गया आपका। ये जो एनोमरिक कार्बन था यहाँ पर, इसमें अगर आप देखें OH ऊपर था तो ये बीटा है, डी फ्रुक्टोज था तो बीटा डू फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, फिरेनोज स्ट्रक्चर। अब मुझे इधर ये मॉलिक्यूल था, इस OH को दूसरे वाले OH से बाइंड करना है, तो मुझे इस साइड में लाना है। मैंने पूरे को ऐसे उठाकर रोटी की तरह पलट दिया, तो ये इधर आ गया। ये OH नीचे, ये 2 नंबर पर था, ये OH नीचे, ये CH2OH ऊपर 1 नंबर वाला, ये वाला नीचे यहाँ चला गया CH2OH। इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको पलट कर देखो ये आ गया है। यहां से पहली बात तो एनोमरिक कार्बन पर यहां से वो बनेगा बॉन्ड, इसमें CH2OH ऊपर है और दूसरा वाला उसका ट्रांस है। चेक करते हैं। अच्छा एक मिनट, वो डाइक्लोरो डाइडिऑक्सी क्या है ये भी देख लो। 1,6 ये है 1 और ये है 6। डाइडिऑक्सी मतलब मैंने दोनों OH ग्रुप हटा दिए, और डाइक्लोरो मतलब वहां पर मैंने दोनों में Cl लगा दिए। कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे। OH नीचे है और ये ट्रांस है, इधर देखें, ये और ये ट्रांस है, O नीचे है, ये तो ठीक लग रहा है। यहां पे क्या था, ये और ये सिस कर दिए, धोखा 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 धोखा। डी इधर पास हो गया था, वहां फेल, एक ही बचता है A।
सत्य क्या है? ए। वैसे भी हमने 2 स्ट्रक्चर बना लिए हैं, यहाँ तो खैर आंसर मैच कराना था या एलिमिनेशन से ढूंढना था तो हमने कर दिया, अदरवाइज सब्जेक्टिव्स में भी आपको बनाना हो तो आपके पास 2 स्ट्रक्चर है, मजे से ज्वाइन करके इसको और उसको, यहाँ से ये और ये, बहुत मजे से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाकर आप आनंद लूट सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब आता है सेक्शन 2, 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स। प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 5, काइनेटिक्स से है। For a first order reaction, R giving you P at a given temperature, K is the rate constant. R giving you P, K is the rate constant. First order reaction है, ठीक है। The concentrations of R and P at time t are R and P respectively, which is fine. The correct graphical representations for this reaction is R. Concentration of P versus time. अभी ग्राफ अपने आप में बड़ा अद्भुत है। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो आप देखें, इक्वेशन से देखना तो बात की बात है, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इसका मतलब टाइम इन्फिनिटी पे जाएगा तो अनंत कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्या वास्तव में किसी प्रोडक्ट को इनफाइनाइट बनाया जा सकता है? कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। अरे हद से हद पूरा आर रिएक्ट करके पी बन जाएगा, तो नॉनसेंस है। हाँ, तो बगैर इक्वेशन देखे, बगैर विचार करे, ये तो श्योर शॉट गलत है, इसमें समय नष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं बी, सी और डी को। डी बिल्कुल दिख रहा है, रेट कांस्टेंट के वक्त के साथ बदल रहा है, नहीं बदल रहा, कांस्टेंट तो नाम में ही कांस्टेंट है। हाँ, तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तभी कांस्टेंट है, और यहाँ खैर हम मान के चल रहे हैं कि गिवन टेम्परेचर बोला है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब dp बाई डी और dr बाई dt 2 आइटम बच गए। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स r, ठीक है। तो dr बाई dt अगर आप देखें वर्सेस r, ना r अगर रिएक्टेंट है तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं r का, dr बाई dt बढ़ता जा रहा है। ये है क्या चीज, क्या चल रहा है ये? तो माइनस dr बाई dt बराबर kr, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब dr बाई dt क्या है? y, y इज इक्वल टू माइनस k टाइम x, बिकॉज r इज x। तो ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, ये तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब टाइम जब बढ़ेगा तो जैसे जैसे dr बाई वक्त बीतेगा, टाइम बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ रिएक्टेंट तो कम होगा ना, रिएक्टेंट कम होगा तो dr बाई dt भी कम ही होना चाहिए। ये ऐसे की बजाय ऐसे, तो ये ग्राफ सही है नहीं, ये सही नहीं है, तो बी भी एक गलत ऑप्शन है। सी में क्या है? सी है dp बाई dt। अरे वाह, ये क्या है? अब आप देखिए p क्या है, मान लीजिए ये था r0 था, ये शुरू में 0 था, r0 माइनस x, तो ये हो गया x या जो भी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ P कितना है? P है x, which is how much? X is, this is R. तो P is R initial minus R. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो R is, this is R0 1 minus e raised to minus kt, ऐसा आ जाएगा। हाँ जी, अगर ऐसा आ जाएगा तो dp बाई dt क्या हो जाएगा? dp बाई dt हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। r0 तो ठीक है जो है, दिस इज r0, दिस इज k e raised to minus kt, इस तरह से। नाउ dp बाई dt वर्सेस t चाहिए था, एक्सपोनेंशियल डीके है। हाँ जी, ठीक लग रहा है, बिल्कुल। तो सी सही है, जी हाँ सही है। तो करेक्ट आंसर्स आर सी एंड टी। सरल क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स अगर 10 का माने, मुश्किल से 5, मोर देन 1 करेक्ट है तो 6, 6.5 मान लीजिए, इतना ही है। बस सावधानी से विचार करके, बिल्कुल इनिशियल पोर्शन है काइनेटिक्स का, अगर आप करेंगे इजली हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। मजेदार क्वेश्चन है। Xg प्लस F2 1:5 रेशियो 873 केल्विन 7 बार से मिलता है P। अगर आप चाहें तो Xg और F2 का रिएक्शन याद करें, उसमें अलग अलग कंडीशंस पर Xgf2, Xgf4 और Xgf6 बनाया जाता था।
स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का महत्व नहीं था, चित्र विचित्र कंडीशंस दी होती थी, और अगर आप बिल्कुल तोते और आपने रट रखा है, आपकी जय हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उसके बगैर भी चल जाएगा काम। कैसे? अब ये तो पता है ये कोई ज़ेनॉन का फ्लोराइड है, इसका मतलब या तो ये XeF2 या XeF4 या XeF6 में से कुछ हो सकता था। अब आपने उसी को O2F2 से रिएक्शन कराया और O2 निरी बना दी, तो इसका मतलब इसने फ्लोरीन खिला दी। तो अगर P ने फ्लोरीन खा ली तो इसका मतलब P XeF6 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि XeF6 और तो फ्लोरीन खा ही नहीं सकता, मतलब तो हाईएस्ट फ्लोराइड हो गया। तो ये या तो XeF2 होगा या XeF4। संभावनाएं XeF4 की ही प्रबल हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन भी आपने काफी ली है, कम नहीं ली है। ठीक है, और अगर XeF4 से शुरू करें तो ये बन जाएगा XeF6। हाँ जी, इसकी एक अच्छा XeF6 की भी हिंट है। क्या? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोला है। XeF6 एक ऐसी चीज है जो पार्शियली हाइड्रोलिसिस हो जिसकी, तो XeOF4, थोड़ी और हो तो XeO2F2, फिर पूरी हो तो XeO3, ऐसे बनता है। अगर उससे छोटे वाले होते हैं XeF2, XeF4, तो उनकी तो कंप्लीट ही हो सकती है, इनकम्प्लीट तो हो ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं हिंट भी है कि ये Q और कुछ नहीं, ये तो पक्का XeF6 ही है, क्योंकि और कुछ होता तो कंप्लीट शब्द लिखने की आवश्यकता थी ही नहीं। उनका तो कंप्लीट ही होना था और कुछ हो भी नहीं सकता था। खैर, R क्या बन सकता है? XeO3 प्लस HF। अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है, ये संभावनाएं हैं। वैसे तो हाइड्रोलिसिस में Xe भी बन जाती है और भी कुछ ड्रामा हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ करी नहीं गई है। ये इसी के साथ साथ H2XeF4 भी हो सकता था, सॉरी H2XeO4। इसी को पानी में डाल दो तो ये भी बन जाता है। अब क्या बनाना है क्या नहीं, ऑप्शंस पढ़कर देखते हैं। A, P has 2 lone pairs of electrons on central atom। अगर वो XeF4 है तो XeF4 में 2 लोन पेयर होते हैं, बात तो ठीक है। Q has perfectly octahedral geometry। ये Q की जितनी जांच पड़ताल हो रही है, ये XeF6 है जो कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल थी, तो ये झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, Q कैन एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जी हाँ, xenon के जितने भी फ्लोराइड्स हैं, XeF2, XeF4, XeF6, ऑल ऑफ देम कैन वेरी वेल फंक्शन एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। और D, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ R इज ट्राइगोनल पिरामिडल। XeO3 हो सकता है आप कहें कि फिर इसको क्यों नहीं ले लिया आपने? H2XeO4 sp3d हाइब्रिडाइज्ड बहुत ही पुअर स्ट्रक्चर, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, और लार्जली सच तो ये है कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ही शिफ्टेड रहता है। जेई का क्वेश्चन था, न जाने किस रूप में आ जाए भगवान, इसलिए मन की संभावनाओं में से रखा अवश्य था। पर जब उन्होंने ट्रायगोनल पिरामिड वगैरह का अपना रूप प्रकट किया तो फील भी आ गई कि हाँ ठीक है, XeO3 होने के चांसेस प्रबल थे भी सही, और बैठ भी रहा है तो चुन लेना चाहिए, यही सोचा होगा उन्होंने। ACD ये सही उत्तर नजर आ रहे हैं किसमें? नोबल गैस पर आधारित इस प्रश्न में। And this brings us to the very beautiful question number 7, which says the correct statements regarding the periodic properties of elements is are periodic table का क्वेश्चन है। Second ionization enthalpy of carbon is less than boron। कार्बन और बोरॉन 1s2 2s2 2p2 2s2 2p1 फर्स्ट आयनाइजेशन, तो ये बनाएगा 1s2 2s2 2p1 और ये बनाएगा 1s2 2s2 2p0। ये तो गया। और जब सेकंड आयनाइजेशन आप करेंगे तो यहां पर तो p सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर बोरॉन के केस में आपको s सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ेगा, जो ज्यादा मुश्किल है। तो ये सच है कि भले ही बोरॉन थोड़ा हल्का हो, न्यूक्लियर चार्ज कम हो, पर फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल या ज्यादा क्लोजर न्यूक्लियस के s ऑर्बिटल है, उससे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं थोड़ा महंगा पड़ेगा और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक हो जाएगी, कि ये सेकंड आयनाइजेशन में निकलेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कार्बन की बोरॉन से कम होगी, सत्य बोल रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम हैं 10, और न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ जाएगा आयनिक रेडियस छोटी हो जाएगी,
सही बोला जा रहा है। एंड सी, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इन सॉलिड स्टेट डेंसिटी ऑफ पोटेशियम is more than density of sodium. Not really actually. एक तो अल्कली मेटल्स हल्के फुल्के होते हैं, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप देखेंगे डेंसिटी बेचारों की कम हो जाती है प्रायः। तो ये कोई बहुत सही बात तो नहीं लग रही, ठीक बात नहीं बोली जा रही है। और डी, द HH बॉन्ड इज वीकर देन FF बॉन्ड। ना ना ना, लोन पेयर तीन तीन लोन पेयर है हर फ्लोरीन पर, डटे हुए भीषण रिपल्शन होता है, जिसके चलते FF बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है। हाइड्रोजनों का बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ भी बड़ी शॉर्ट है और बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये भी बात झूठ है। तो सही उत्तर है AB। AB इज करेक्ट, यस, AB इज वंडरफुली करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लौटते हैं ऑर्गेनिक क्यूर, और यहां है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस P, Q, S एंड T आर द मेजर प्रोडक्ट्स। देखें क्या है। एनिलीन का आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया, क्या बनाएगा? सबसे पहले ये बन जाएगा NHCOCH3। फिर नाइट्रेशन करा रहे हैं ठंडे ठंडे में, तो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, ये P बन रहा है। फिर उसमें क्या कर रहे हैं? एसिड डाल रहे हैं, तो शायद इसकी हाइड्रोलिसिस करके निकाल देंगे, और फिर डाई एसिटाइजेशन कर रहे हैं। तो एसिड डाला है तो इसको हाइड्रोलिसिस करके निकाल दिया, और जब डाइजेशन किया तो यहां पे बन गया N2+। ठीक है, आखिर Q, ये Q है। एक रास्ते ये चले और यहां पर रुक गए। फिर क्या बोला है? एक ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। Q ऑन ट्रीटमेंट विथ इथेनॉल जनरेट्स एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। BDC को अगर आप ETOH से ट्रीट करते हैं, इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू CH3CHO, वो एक हाइड्राइड देकर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देती है, किसमें? बेंजीन रिंग में। बढ़िया रिएक्शन है, बेहतरीन, विचित्र, थोड़ा अंदाजा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑक्सीडाइज कौन होता है? इथेनॉल, और एसिटाल्डिहाइड बनता है। यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बनता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत बात है। फिर बोला है सी में P इज अ डाई नाइट्रो कंपाउंड। डाई नाइट्रो कहां है? इतना बड़ा ये रिंग, ये लहरा रहा है ग्रुप, ऑर्थो पे तो फटक नहीं देगा किसी को, और नाइट्रो लग जाने के बाद वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक की टेंडेंसी कम हो जाती है, ठंडक भी बहुत है, कोई बहुत ज्यादा हीट नहीं किया है आपने उससे। ठीक है, एक बहुत है, ये भी झूठ है। दो जगह फॉल्स हो गया, मोर देन वन करेक्ट है, तो क्या बचे हुए सही होंगे? देखते हैं। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को O2 NHCO3CO2, इसमें तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड सिंथेसिस कराई है, और अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इसमें मिलेगी फिनॉल। NaOH और CO2 कॉल्बेज सिंथेसिस, और आपको मिल जाएगा COOH। ये दो काम करके यहां पर सैलिसिलिक एसिड है S। अच्छा, फिर अगर सेकंड ऑप्शन देखें, S गिव्स अ पॉजिटिव थैलीन डाई टेस्ट। थैलीन डाई टेस्ट क्या बोला है? फिनोल्फथलीन बनती थी जिससे, थैलिक एनहाइड्राइड है, उसमें फिनॉल टपकाइए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, वार्म कीजिए, और उससे आपकी फिनोल्फथलीन बना करती थी। टिपिकली ये फिनॉल से टेस्ट आंसर करती हैं। आपके पास क्या फिनॉलिक ग्रुप है? हाँ है। और अगर उसमें थैलिक एनहाइड्राइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कुछ बूंदे टपकाएंगे, तो क्या उनसे एक डाई मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। सारे फिनॉल से टेस्ट देते हैं तो सैलिसिलिक एसिड भी जरूर देगा। तो क्या ये सही है? ये सही है, बी इज करेक्ट। एंड डी इज टी इज अ कलर्ड कंपाउंड। टी क्या बोला है? और देखें, एस हमने बना लिया है, इसमें क्यू मिलाना है। क्यू क्या है? क्यू इज ये वाली चीज, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का नाइट्रो डेरिवेटिव है। नाइट्रो का कोई ग्लैमर नहीं है। बीडीसी भी अगर है आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम कटायन है, तो आराम से वो कलर्ड, स्टैंडर्ड कलर्ड डाई टेस्ट है फिनॉल के साथ, तो बहुत ही क्लासिक है, देगा ही देगा, रंग बिरंगा डाई बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छी बात बोल दी आपने। तो इससे ज्यादा की आवश्यकता थी भी नहीं इसमें। बी और डी करेक्ट है। मैं फिर बार बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैकेनिज्म की जितना हाईलाइट किया जाता है, स्यापा किया जाता है ऑर्गेनिक को लेकर, प्रश्न जो एक्चुअली जो एडवांस में आ रहे हैं, देखिए ये सारे हमारे
उस चैप्टर से आ रहे हैं जो कि ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, छोटा सा चैप्टर है, उसमें ही सारा काम हो रहा है। बहुत भीषण मैकेनिज्म्स की आवश्यकता नहीं है, लोग पुराने उसी ढर्रे पर टिके हुए हैं। इसको देखते हैं, ये क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शुगर्स इज आर, अरे वाह क्या है? द गिवन है स्पेसिफिक रोटेशंस ऑफ L माइनस ग्लूकोज एंड L प्लस फ्रुक्टोज आर अक्कड़ एंड बक्कड़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब जो भी है बातें हो रही हैं, देखा जाएगा। On treatment with nitric acid, gluconic acid is oxidized to saccharic acid, okay, whereas glucose is not oxidized to saccharic acid. अब अगर आपको याद हो ग्लूकोनिक और सैकरिक एसिड्स है क्या भला? ग्लूकोज आपको याद है CHO, ऑफ कोर्स CHOH टक टक टक, और अंत में CH2OH, राइट। अगर ये CHO ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाए तो हम कहते हैं ये है ग्लूकोनिक एसिड, और अगर टॉप और बॉटम दोनों ये भी ऑक्सीडाइज होकर बन जाए COOH तो हम बोल देते हैं कि ये है सैकरिक एसिड। अच्छी बात है, ये सच है कि CHO ग्रुप बहुत मजे से ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये कहना कि ग्लूकोनिक एसिड ऑक्सीडाइज हो गया मतलब ये अगर ऊपर COOH है तो नीचे वाली दुम ऑक्सीडाइज हो गई, और जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये तो गलत बात है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन जब होता है तो पहले ग्लूकोनिक एसिड और उसके बाद सैकरिक एसिड लाइन से ही बन जाते हैं। तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं बोली है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, फ्रुक्टोज गिव्स अ पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है, because it isomerizes to glucose and another aldohexose in the presence of Fehling's reagent। ये ठीक बात है कि फ्रुक्टोज कीटोन होने के बावजूद फेलिंग्स रीजेंट टेस्ट दे देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो ये ठीक बोला जा रहा है। फिर C, invert sugar is an equimolar mixture of D-glucose and D-fructose। सच है, सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो 1 मोल सुक्रोज से बनता है 1 मोल D-glucose और D-fructose formed after hydrolysis of corresponding disaccharide। सच है। इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? डी सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, उससे जो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज बनते हैं, डी ग्लूकोज, अब यहां देखो L ग्लूकोज का डेटा दिया हुआ है तो डी कैसा होगा? डी ग्लूकोज होगा डी प्लस ग्लूकोज, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लस 52.5 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन होगा। L का मिरर इमेज है D, तो बस मैंने प्लस का माइनस कर दिया और कुछ नहीं किया है। और यहां पर डी फ्रुक्टोज जो बनेगा वो भी होगा D माइनस फ्रुक्टोज, ये लीवो रोटेटरी होता है और स्पेसिफिक रोटेशन भयानक माइनस 92.5 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब नेट अगर 1 मोल दोनों के बन जाएंगे, 1 मोल इसका प्लस 1 मोल इसका, तो 52 माइनस 92 तो माइनस 40 डिग्री, मतलब नेगेटिव तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? इन्वर्ट शुगर अब लीवो रोटेटरी हो जाएगी। तो जो सुक्रोज पहले डेक्स्ट्रो था अब लीवो रोटेटरी हो गया, इस वजह से नाम आता है इन्वर्ट, और सारे मीठे होते हैं तो इन्वर्ट शुगर। ठीक बोल रहे हैं, तो ये डेफिनेशन ही है उसकी, तो ठीक है बता दिया, अच्छा किया। और लास्ट है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज माइनस 40 डिग्रीज। एक बार को मन मोहित हो सकता है आपका, क्यों? माइनस 52 और प्लस 92 या उसका उल्टा जो है उससे माइनस 40 की फील तो आती है, पर ध्यान रखिएगा ये 1 मोल ग्लूकोज का प्लस 1 मोल फ्रुक्टोज का मिलाकर है। तो स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब होता है टोटल 1 मोल सोल्यूट हो। तो इन्वर्ट शुगर का 1 मोल, इन्वर्ट शुगर का 1 मोल मतलब इसके आधे आधे मोल लेने पड़ेंगे। हाफ ऑफ मोल लोगे तो ये माइनस 40 नहीं माइनस 20 डिग्रीज आ जाएगा। अच्छा, टोटल 1 मोल, टोटल 1 मोल ऑफ इन्वर्ट शुगर, और इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो आपको हाफ मोल और हाफ मोल लेने पड़ेंगे इनके, तब आप स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक मतलब 1 मोल सोल्यूट जिसमें आधा आधा मोल ईच है, तब नपेगा। तो बाबू माइनस 20 डिग्रीज होगा, 40 नहीं, इसलिए डी गलत है, तो सही उत्तर आएगा BC। जी हाँ, BC विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। बात हो रही है सेक्शन C की। सेक्शन C न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला देखते हैं, XA प्लस, ओके, एंड YB प्लस आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अच्छी बात है, आपके पास है XA प्लस
और y b प्लस ये है हाइड्रोजन लाइक, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है इनमें। तो A प्लस मतलब अगर A, जैसे अगर +1 होता है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्लस A है इसका मतलब A इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। और अगर A इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं और तब ये आया है इसका मतलब और तब हाइड्रोजन लाइक बन गया है, तो इसका मतलब टोटल न्यूट्रल एटम जब होता तो इसमें A+1 इलेक्ट्रॉन थे और न्यूट्रल था, इसका मतलब A+1 ही प्रोटॉन्स थे। तो इसका मतलब X का जो एटॉमिक नंबर है वो है A+1 और जो Y का एटॉमिक नंबर है वो है B+1। अवश्य ऐसा ही होगा, क्यों? इनके इसी लक्षण से पता चलता है। The wavelength of light absorbed during the transition between states with principal quantum numbers 1 and 2। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात आ गई तो मतलब बोर्स थ्योरी भले ही आप सोचें ना लगे, लेकिन मुद्दे की बात एक चीज तो पक्की, हाइड्रोजन लाइक है तो बोर के जद में तो ये हैं, हम बात तो बोर की कर ही सकते हैं। और बोला है 1 से 2 के बीच में लैम्डा आ रही है। रिडबर्ग्स फार्मूला 1 बाय लैम्डा इज RH z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर विच इज RH z स्क्वायर बाय इंटू 3/4। अच्छा, ये क्या है? ये किसके लिए बोला है? दिस इज फॉर एक्स ए प्लस, तो ये x के लिए है, तो एटॉमिक नंबर x का होगा। ओके, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर बोला है द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन द स्टेट्स विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स 2 to 4 फॉर y। अब y की बात हो रही है, ये 9 लैम्डा है। वेवलेंथ ज्यादा है मतलब एनर्जी कम है, ठीक है। अच्छा, अब एक गैस मारते हैं क्या कि अगर इसी में, अगर x में ही यहां 3/4 था और यहीं पर अगर गलती से 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर कर देते तो आया था 1/4 माइनस 1/16 विच वाज 3/16। तो जिस x में 1 से 2 ट्रांजिशन में लैम्डा चाहिए, इतनी कुछ उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी hc/लैम्डा चाहिए फोटोन की, अगर इसी x में 2 से 4 के बीच में ट्रांजिशन होता तो मुझे 3/4 के स्थान पे 3/16 एनर्जी चाहिए होती, 1/4 चौथाई एनर्जी चाहिए होती। अगर एनर्जी फोटोन की 1/4 हो गई, अगर एनर्जी फोटोन की 1/4 हो गई तो वेवलेंथ 4 गुनी 4 लैम्डा हो जाती। तो अगर यही फॉर्मूला मैं x में लगाता तो यहां पर लैम्डा की बजाय ये 2 to 4 ट्रांजिशन में 4 लैम्डा वेवलेंथ आती। अपने को 9 लैम्डा आ रही है और गिरी हुई एनर्जी और कम एनर्जी, सस्ते में काम हो रहा है। मतलब यही 2 to 4 ट्रांजिशन जो y में हो रहा है, अगर x में होता तो एनर्जी ज्यादा लगती, कितनी? करस्पॉन्डिंग टू 4 लैम्डा, और यहां लग रही है कितनी? 9 लैम्डा। एक बात तो समझ में आ रही है हमारे, क्या समझ में आ रही है कि एटॉमिक नंबर ऑफ x इज मोर देन एटॉमिक नंबर ऑफ y। ये पक्का है, क्यों? क्योंकि y में वही ट्रांजिशन कम एनर्जी में हो रहा है, लैम्डा ज्यादा मतलब कम एनर्जी में हो रहा है। अगर वही ट्रांजिशन x में होता, एनर्जी ज्यादा मांगता। y की इक्वेशन लिखते हैं 1/9 लैम्डा इज RH z of y the whole square 1/2 square minus 1/4 square which is RH into atomic number of y का square 3/16। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। मौका भी और दस्तूर भी, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड भी। क्या करें इनका? डिवाइड मार दे, क्या होगा? गंदी लैम्डा RH वगैरह कट जाएंगे। अच्छा, क्या जाएगा देखते हैं। 1 लैम्डा अपॉन 9 लैम्डा, क्या कर रहा मैं? 1/2 कर रहा हूं, तो ये जाएगा 9। RH कर गए, ZX और ZY, ZX A+1 और ZY B+1 दी होल स्क्वायर। रक्षा कर प्रभु। और ये क्या है? 3/4 डिवाइडेड बाय 3/16, 3/4 कट गया, इंटू 4 ये बच गया। अच्छा, तो A+1 अपॉन B+1 कितना आ गया?
9/4 का रूट विच इज 3/2। ओके, एक रिलेशन आ गया ए और बी के बीच में, और पूछा है द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज, कम से कम कितना होगा ए प्लस बी। देखो बाबू, हाइड्रोजन लाइक है तो एक बात तो पक्की है कि हाइड्रोजन कैटायन है, तो हाइड्रोजन खुद तो नहीं है। हाँ, तो कम से कम हीलियम तो होगी, एक ऊपर तो चढ़ो। अब इसमें ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, एक्स का या वाई का, और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर हैं, एक्स का ज्यादा वाई का कम है, तो मिनिमम, ये मिनिमम शायद हीलियम होता, यानी कि ZY बराबर मिनिमम 2 होता। और अगर ये मिनिमम 2 था तो B की मिनिमम वैल्यू कितनी, ZY इज मिनिमम 2, तो B की कम से कम वैल्यू 1 तो आनी चाहिए थी। और एक दूसरा कंस्ट्रेंट भी है कि एटॉमिक नंबर्स इंटीजर होने चाहिए, ऑफ कोर्स। तो ये तो तुक्के मार मार के देखा जा सकता है। कैसे, अगर मान लो मैं B की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 + 1 2, तो अगर B की वैल्यू, अच्छा तो क्या आ जाएगा, इफ B इज इक्वल टू 1 या B मिनिमम इज इक्वल टू 1, कम से कम A, तो क्या A इंटीजर आएगा, देखते हैं। 2 2 कट गया तो A बराबर 3 आ जाएगा, 3 - 1 विच इज 2, और ये बैठ जाएगा। हाँ जी, तो A + B की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 2 3, तो कम से कम इन कंडीशंस के अनुसार A + B की वैल्यू 3 आ जाएगी। अदरवाइज लेते तो अगली वैल्यू B की क्या होती, 1 के बाद फिर वैल्यू 3 होती, क्योंकि 3 + 1 4 कट जाता, और उससे भी एक ही इंटीजर वैल्यू आती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कितना भी कह सकते हैं आगे। अब इसमें ट्विस्ट जो देखिए खूबसूरत है वो ये है, आपसे इस वहां तो बोर्स थ्योरी कराई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो खाली डराने के लगा दिया, बोर्स थ्योरी तक बड़ा सिंपल था। अब यहां जो शरारत करी उन्होंने, A + B की मिनिमम वैल्यू पूछकर, यहां कॉमन सेंस जो सबसे खतरनाक और रेयर सेंस है उसको लगाकर आपसे कॉमन सेंस का मैनिपुलेशन कराया। ये सबसे बढ़िया और बेहतरीन ट्विस्ट है किसका, इस क्वेश्चन का। अच्छा प्रश्न है, अगर ये A + B वाला ट्विस्ट न लगाया होता जो कॉमन सेंस से होता, इसका कोई रटा हुआ फॉर्मूला नहीं है, इसकी खूबसूरती ये है, कहा क्या रटे हम ताकि इसका आंसर धड़ाधड़ निकल जाए, कुछ रट के ना होगा। मौके पे चौका मारना ही एकमात्र उपाय है इसका, आपको मौके पर अपनी सहज बुद्धि से सोचना होगा। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, रटे हुए क्वेश्चंस के पैटर्न के डोमेन से बाहर निकलकर नए नए कॉन्सेप्ट्स को, बगैर पहले से देखे हुए कॉन्सेप्ट्स को मौके पर अपनी ही बुद्धि से लगाकर सॉल्व करने का जो नैक है, जो पैशन है, जो अभ्यास है, अगर आपने वो किया हुआ है, फिर आपको इस तरह के क्वेश्चंस का कोई भय नहीं है, आप कर ले जाएंगे। 10 में से 8 तो दूंगा कम से कम इस ट्विस्ट के कारण इस क्वेश्चन को। अगर ये न होती तो 5 के भी लायक शायद ही था, 8 साढ़े 8 9 तक भी सोच सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लें। हाँ जी, at a given temperature 0.45 grams of acetic acid in 50 ml of water is shaken with 1 gram of charcoal। क्या क्या क्या, एक मिनट, आपके पास एसिटिक एसिड है, कितना है, 0.45 ग्राम्स है, और 50 ml है, तो C0 कितना है, 0.45 ग्राम्स बाय 60 ग्राम्स पर 60 क्या है, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड होता है 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻³ लीटर्स। मोलारिटी निकाल रहा हूं, निकालो निकालो, क्या जाएगा, यह जाएगा 50 इंटू 60 3000 इंटू 10⁻³ 3, तो 0.15 मोलर। ठीक, ये इनिशियल कंसेंट्रेशन था एसिटिक एसिड का, और उसको 1 ग्राम चारकोल के साथ शेक किया, बढ़िया किया, एंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 3। दत्तरे की पीएच 3 हो गई, मतलब क्या है, अगर कोई एसिड है Ha जो दे रहा है H++ A-, pH इज इक्वल टू 3 का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज 10⁻³ हाँ जी, और क्या था, ये था C0 - X X X। अब पहले आप मैथ्स लगाने के पहले फिजिकली एक बार इमेजिन कर लिए हुआ क्या है, हुआ ये है कि आपके पास एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था, खुशी थी। अब जब आपने इसे चारकोल के साथ शेक कर दिया
तो कुछ एसिडिक एसिड जाके चारकोल पे चिपक गया, अच्छा एड्सॉर्प्शन हो गया। सॉल्यूशन में अब बचा कुछ एसिटिक एसिड ही है, तो जो पहले कंसंट्रेशन 0.5 था अब वो C0 डैश कुछ कम हो चुका है, क्योंकि कुछ एसिटिक एसिड जाके चिपक गया है कहां, चारकोल के ऊपर। pH है 10⁻, या pH है 3, H+ है 10⁻3, ये x की वैल्यू दे रखी है आपको। Ka क्या है, x² C0 माइनस x, और Ka की वैल्यू शायद दी होगी आपको, हाँ 10⁻5, कर लो बात, 10⁻5। फिर ये सरल है, कैसे, अगर आप x को नेग्लिजिबल मान ले, ज्यादा है नहीं, वैसे x कितना है 10⁻3, तो यह आएगा 10⁻6 अपॉन C0 माइनस 10⁻3 10⁻5। तो इसका मतलब 0.1 इज इक्वल टू C0 माइनस 10⁻3, तो C0 लगभग 0.1 मोलर ही है, ठीक है। तो ये C0 डैश, क्षमा चाहूंगा डैश लगा यहां, डैश, ठीक। तो वो एसिटिक एसिड जो मैंने घोला था तो 0.15 मोलर था, अब जब pH नाप रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि शायद 0.1 मोलर ही सॉल्यूशन में बचा हुआ है। तो ये अगर 0.1 मोलर ही बचा है तो शेष कहां गया, 0.05 मोलर कहां गया, वो जरूर एब्जॉर्ब कर लिया, किसने, चारकोल ने। ओके ठीक है, चारकोल ले गया उसे, बिल्कुल। तो X is the mass of acetic acid adsorbed, कितना था 0.45 ग्राम्स, और तब वो 0.15 मोलर था। एड्सॉर्प्शन हो गया 0.05, 1/3 का, 1/3 का हो गया तो 0.45 का भी 1/3, यानी कि 0.15 ग्राम्स। ये है वो एसिटिक एसिड जो एड्सॉर्ब हो गया है। C is the equilibrium concentration of acetic acid in solution after the adsorption is complete. तो C और कुछ नहीं, C0 डैश है, which is 0.1 मोलर, ठीक है। K and N are constants for acetic acid charcoal system at the given temperature. ये सब तो ठीक है। प्रश्न क्या है, if the plot of log of गंध versus log 10C, या log to the base 10 of C है, ये बेस है, ये gives a straight line with slope 1, the value of K in liter per mole is, एक बार इक्वेशन देखिए, बढ़िया इक्वेशन है, लॉग लगाते हैं एक बार, इसमें काम कराया है, मुफ्त नंबर ही दिए जी ने, मेहनत तो कराई है ठीक ठाक। तो log to the base 10 of x by m is log to the base 10 of K plus 1 by n log to the base 10 of C, ये है। अच्छा, और इसको आपने कर दिया y, और log 10C इसको कर दिया x, तो y बराबर mx प्लस c, और बोला है कि स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 1, तो स्लोप इज 1 by n, और जो देखा है 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 1। द वैल्यू ऑफ k, अब n की वैल्यू तो 1 दे दी, क्वेश्चन में दे रखी है, और k की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लो, अब तो क्या करना बच गया है। log ऑफ x by m, x 0.15 था, और m सॉरी ये था log ऑफ 0.15 is log of c is 0.1 plus log to the base 10 of k। ये कोई बहुत रहस्यमय नहीं है, अगर इसको इधर ले आइए 0.15 अपॉन 0.1 1.5, तो k की वैल्यू आ जाएगी बड़े प्यार से 1.5। k की वैल्यू लीटर्स पर मोल में 1.5 ऐसी आ जाएगी। बेहतरीन क्वेश्चन, आयनिक और सरफेस केमिस्ट्री को मिलाकर बनाया हुआ, अच्छा है। लेट्स नोट डाउन सिंपली द डेटा व्हाट हैज बीन कन्वेड। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बट अगेन not very difficult. In a solvent S, a compound B is partially dissociated into C and D as given below. Fine.
So I have B, takatak, 2C plus 2D. This has been given. If this is N naught 1 minus alpha, this is 2 N naught alpha, 2 N naught alpha, and N final is N naught 1 plus 3 alpha. You could say that in case you wished. Molar mass of B is 10 times the molar mass of S. Oh my God. We can just note it. What else can we do? Molar mass of B is 10 times the molar mass of S. Fine. The standard boiling point and enthalpy of vaporization of S, okay, TB of solvent is 400 Kelvin and delta H vaporization of solvent is 10 R in SI units. यहाँ तक पढ़ लिया हमने. फिर बोला है solution of B in S, okay. तो B को अपने solvent में घोल रखा है with an initial concentration 0.25%. Now I am given delta TB. Delta TB is how much? 408 is boiling point and boiling point of pure solvent is 400. So delta TB is 8 Kelvin. In this solution, mole percent of B that has been dissociated. So alpha पूछा है कितना है एक तरह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 100 मल्टीप्लाई करके. एक ही डेटा हमने नोट नहीं किया है. कौन सा? ये वाला. तो ये और लिख लीजिए. ये सब क्या है? ये गिवन है क्वेश्चन. 0.25% मास बाय मास. ये किसके लिए है? 0.25% मास बाय मास सॉल्यूशन के लिए. क्या करेंगे? मैंने अभी तक सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है और कुछ नहीं किया है. डेल्टा एच भी है और टीबी भी, मौका भी है और दस्तूर भी. तो केबी इज आर टीबी स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन. आर टीबी स्क्वायर है जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ईश्वर जाने है जितना है, क्या करें उसका. अपॉन 1000 टाइम्स डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या दे रखा है? 10 R. और टीबी कितना है? इसको अगर 400 केल्विन रखें तो रख ही देते हैं, चलो देखा जाएगा. अरे वाह, बहुत कुछ कट गया. क्या आ गया? 16 टाइम्स MS मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ये आ गया. केबी की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आई, कोई बात नहीं, कुछ तो आ गया. एंड डेल्टा टीबी इज केबी इंटू एम. तो आइए अब वहां पर इसको रख के देख लेते हैं. सिर्फ फॉर्मूले तो लगाने हैं. डेल्टा टीबी केबी इंटू एम. डेल्टा टीबी इज 8 केल्विन और केबी कितना था? 16 टाइम्स मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. और मोलालिटी क्या है? मोलालिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. इनके नीचे मोलालिटी दी नहीं है, पर हमें मास परसेंट दिया है, तो मोल कंसेप्ट से निकाल लेते हैं. कैसे? मान लो लेट अस टेक 1 kg सॉल्वेंट. आप लोगों को परसेंटेज बाय मास कितना है? 0.25%. ठीक. तो अगर 1 kg सॉल्वेंट आपके पास B है और आपके पास S है इनिशियली, तो अगर S आपके पास है 1 kg या 1000 ग्राम्स और कितना था? 0.25% बोला है. बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मास लगभग सेम मान सकते हैं आप. तो B कितना है? 0.25% ऑफ 1000 ग्राम विच इज 2.5 ग्राम. तो 1 किलो में 2.5 ग्राम मुश्किल से B है, बहुत जरा सा. ये मास है अप्रोक्सीमेट. मोल कितने हैं? 1000
अपॉन ms, और ये कितना है 2.5 अपॉन मोलर मास ऑफ B। तो ये है m नॉट इंटू आई कह सकते हैं। m नॉट है मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट है 2.5 अपॉन mb, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो ये 1, ये आ गई मोलालिटी m नॉट, और IG कितने थे, I था 1 + 3 अल्फा। ओह कहीं सॉल्व ना हो जाए, हो रहा है देखिए, अब तो तमाशा ही बचा है। 8/16 हाफ, और ms अपॉन mb, गौर कीजिए mb/ms 10 था, तो यहाँ पे mb/ms चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और फिर 2.5, ठीक तो किया हमने, बहुत अच्छा किया। -1 बराबर 3 अल्फा, रक्षा कर प्रभु, कितना जाएगा 2 - 1 1, वाह। तो अल्फा इज 1/3, therefore percentage dissociation is 33.33%। ध्यान रखना इसमें हमने थोड़ी सी बहुत डेल्टा चीटिंग करी है। कौन सी, हमने सॉल्यूशन में 2.5% था, हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लिया, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कायदे में ये टोटल यहाँ पे सॉल्यूशन जो था, अब ये ज्यादा आ गया कितना, वो कितना ये 1002.5 ग्राम, तो थोड़ा सा हल्की सी चोरी करके 33.33 आ रहा है, अदरवाइज हल्का सा ऊपर नीचे भी आ सकता था, तो कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। सर, हाँ बोलिए। सर बिना अप्रोक्सीमेशन करे 33.16 आया सर, तो अगर वो एग्जाम में अगर वही मार्क किया तो गलत होगा? नहीं क्यों गलत होगा, तो और बढ़िया कर रहे हैं आप, कोई पाप नहीं कर रहे अच्छा करके, पर क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर लेस देन 1% सॉल्यूशन तो गारंटी डाइल्यूट माने आते हैं, तो उनमें तो अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल लीगल है, कोई उसमें कोई बुरा नहीं मानता। तो जेई हमेशा एक रेंज ऑफ आंसर्स देता है, इससे इसके बीच में आंसर आ रहा है तो ठीक है आपका। तो 3.16 भी बहुत बढ़िया है, उसमें कोई शक नहीं है, 31.6, लेकिन ये भी है तो भी अच्छा है। लीगल रेंज क्या है, इतना है तो ठीक। मैं मेथड बता देता हूँ फटक से कैसे आएगा आपको, है ना, ताकि कोई भ्रम न रहे आपको। हमने कहा था मान लो 1 kg सॉल्वेंट है, उसकी बजाय हम ये कहते हैं 1 kg सॉल्यूशन है, तो ये हो जाता 1 kg, और ये हो जाता 2.5 ग्राम, तो ये 1 kg माइनस 2.5 ग्राम हो जाता ऐसे। तो यहां जब हम मोलालिटी लिखते तो 1000 में वो कितना हो जाता है, ये 2.5 यानी कि 0.1 माइनस 0.0, हे राम ठीक कहा मैंने, एक हाँ सही किया, 0.9875, ये 0.9875 आ जाता है इस तरह से। तो जिंदगी थोड़ी सी एक बदनुमा दिखती, ठीक है। तो ये कितना 1.0025 ऐसा आ जाता अल्फा। तो 1/3 की बजाय 1.0025/3, विच वुड हैव बीन पॉइंट जो भी आता आपका, वो जो आप बता रहे हैं ना 31 पॉइंट, वैसे भी अब चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे। 33 पॉइंट, ठीक है। आप खुश? चलिए, this was it. And this brings us to 13th. Beautiful question from coordination compounds. It says, consider that the coordinating atoms of ligands in cis cobalt NH3O4 Cl2 and Mer cobalt NH3O3 Cl3 octahedral complexes are at the vertices of an octahedron. तो है ही, ठीक है, माने न माने क्या, वो है ही, तो नॉट अ बिग डील। एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। क्या क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं एक ढांचा बना रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का, जानबूझकर थोड़ा लाइट कलर से बना रहा हूं ताकि बहुत दिखाई ना पड़े, टेंशन मत लो।
दिखाई ऑक्टाहेड्रॉन पढ़ना चाहिए, ना कि ढांचा। कोबाल्ट 4 अमोनिया 2 क्लोराइड और वो सिस हैं, तो Cl और Cl सिस हैं और NH3 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 ऐसे हैं। होने दो, ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन पूरा कर ले, हाँ करो। ऐसे ऑक्टाहेड्रॉन बन जाएगा। द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस की संख्या कितनी है इन बोथ द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग 1 N एटम एंड 2 Cl एटम्स एट देयर कॉर्नर्स। एक नाइट्रोजन है और 2 क्लोरीन है, एक नाइट्रोजन और 2 क्लोरीन, एक ये फेस है। अब यहां तो 2 नाइट्रोजन और 1 क्लोरीन, तीनों नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1 क्लोरीन ना, यहां NCl एक ये भी है ट्रायंगल, जैसे ये था ऐसे नीचे वाला फेस। ये 2 ही हैं क्योंकि Cl 2 ही हैं, 2 ही होंगे, तो इसमें तो 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखें, मर आइसोमर बोला था ना, हाँ जी, तो Cl Cl और Cl, N N और N, अमोनिया का मैंने N रखा है खाली ताकि देखने में पीड़ा ना हो। 2 क्लोरीन और 1 नाइट्रोजन, ये लो कर लो बात, 2 क्लोरीन 1 नाइट्रोजन, ऐसे नीचे वाले से भी ये 2 क्लोरीन और 1 नाइट्रोजन, 2 तो ये हो गए, फिर 2 क्लोरीन और 1 नाइट्रोजन, 2 क्लोरीन और 1, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 4 हो गए, 8 फेसेस हैं। अब जैसे ही मैं और कहीं घूमूंगा, ये 2 Cl और 2 Cl का कॉम्बो खत्म, अब Cl N N N N Cl ना 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 चले, तो 4 हैं इसमें, तो 4 और 2 टोटल कितने हैं 6। देयर आर 6। सिंपल क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन का हद से हद 6 मार्क्स देने चाहिए, किसमें डिफिकल्टी लेवल असाइन करें अगर 10 में से, तो मतलब आराम से डुएबल था अगर आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो। क्वेश्चन नंबर 13 बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आइए देखते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस मेजर प्रोडक्ट्स X एंड Y आर एसाइक्लिक मोनोमर्स। अच्छा, एसाइक्लिक मोनोमर्स कौन है, मिथाइल आयोडाइड में पोटेशियम साइनाइड डाल दिया, CH3CN, CH3COOH, और यहां पे क्या किया HVZ रिएक्शन, तो CH2Br COOH ये लगाया और अमोनिया डाल दी तो CH2NH2COOH ये बनाया होगा। सच तो ये कि सॉल्ट बना होगा कायदे में, तो ठीक है, झगड़ा नहीं करते हैं, यही ठीक है। क्यों, आगे जरूरत इसी की पड़नी है। तो ये आ गया बाबू हमारा X ग्लाइसिन, जी हाँ, दुनिया का पहला अमीनो एसिड, छोटू मोस्ट ग्लाइसिन, ये X है। कैप्रोलैक्टम क्या बला है, लैक्टैम्स, साइक्लिक अमाइड्स आर कॉल्ड लैक्टैम्स, ये है कैप्रोलैक्टम। आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, टूट जाएगा, तो COOH 1 2 3 4 5, CH2 5 टाइम्स और फिर NH2, ये है, ठीक, ये Y है। तो X और Y हमने दोनों अमीनो एसिड्स बना लिए। 500 moles of X and Y completely react with each other to give 1 mole of a single biodegradable acyclic ring नहीं बनेगी, copolymer Z as the only product. Find the amount of Z formed in grams is, पॉलीमराइज कराना है। कैसे कराएंगे, मुश्किल काम नहीं है। अमीनो ग्रुप है और COOH ग्रुप है, पेप्टाइड लिंकेज टिपिकल, कैसे NH2 और इधर से COOH, यहाँ CH2 NH2 ऐसे है। तो ये H और OH जब निकालेंगे आप यहाँ से, तो NH2, एक मिनट, तो ढंग से एक बार बताएं आपको, ये कभी भी अमीनो एसिड्स हैं इस तरह से पॉलीमराइज करते हैं तो आपको बड़े प्यार से क्या होगा, यहाँ पर बीच में एक लिंकेज मिलेगी जिसे लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ये नई H2O निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा।
अच्छा, ये तो आगे भी चलेगा। हाँ चलेगा बिंदास। कैसे? अब देखते जाओ, इधर जैसे ये था, फिर से थोड़ा बड़ी जगह लिखता हूं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपके पास है OH, CO, CH2 होल 5, NH2 प्लस OH, CO, CH2, NH2 प्लस OH, CO, CH2 होल 5 और फिर NH2 प्लस OH, CH2, ये चलता रहेगा ऐसे ही। क्या कर रहे हो ये? वही मॉलिक्यूल बार बार लिख रहा हूं। आपके पास ये Y था, ये X, फिर ये Y था, फिर ये X। आपको पॉलीमराइज कराना है, इजीली दिख जाए इसलिए समझा के बता रहा हूं। ये पानी निकाल दीजिए। अच्छा ऐसे, जी हाँ। कोने से क्या होगा? कोने का पानी तो नहीं निकलेगा, बीच का निकलेगा, क्योंकि कोने कॉर्नर पे कुछ तो आएगा ही जो आएगा। ठीक है, HO, CO, CH2 होल 5, NH, हाँ जी, और फिर CO, CH2, NH, हाँ फिर CO, CH2 होल 5, NH, हाँ भाई, फिर वही CO, CH2, NH। कथा जाए पूरी पूरी दोहराई, यही बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली रिपीटिंग यूनिट क्या है? 500 मोल लिए हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो CO, CH2 होल 5, NH, हाँ, फिर CO, CH2, NH, ठीक, फिर CO, CH2 होल 5, NH, CO, CH2, NH। ये वो यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। एक मोल इसका, एक मोल इसके से एक यूनिट बनती है, तो 500 मोल से कितनी यूनिट बनेंगी? मतलब एक अल्टीमेटली एक ही मोल बन रहा है ना, तो एक मोल में ही 500 बार ये रिपीट हो रहा होगा। तो एक बार इसको देखो, ये है क्या, कितना वजन है इसका, गिनो। CO 28, फिर CH2 होता है 14, 14 5 17, NH 15, CO फिर से 28, फिर से CH2 14, और फिर से NH 15, 15 2 30 कर लो। आप इस पूरे टुकड़े का वजन जोड़ो, कितना है, जोड़ लेंगे, उसमें 500 मल्टीप्लाई करो, कर लेंगे, करो करो देखिए कितना आता है। 8 2 16, 7 9 20, 3 2 5, 5 और 7 12, 13 14 15, अरे वाह, एक मिनट, मतलब 16 17 दो भी है, 170। तो 170 इंटू 500, रक्षा कर प्रभु, 85,000, इतने ग्राम्स पर मोल अगर ये पॉलीमर ही रिपीट हो रहा हो तो ये आ जाएगा। मत भूलना कि इस कोने पर OH और यहां अंतिम कोने पर H छूट गया है। एक एक ही आएगा पूरे मॉलिक्यूल में, बीच में 500 तो ये यूनिट आएंगी, पर एक H और एक OH एक्सट्रीम एंड्स पर आ जाएगा, उसका 18 और जोड़ लो तो 85,018 ग्राम्स एक ही मोल बना है, ये आ जाएगा 85,018। ये है आपका दिव्य और खूबसूरत आंसर। सेक्शन 4 को देखिए। सेक्शन 4 बड़ा दिलचस्प इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। क्या बोले? दिस सेक्शन कंटेन्स 2 क्वेश्चन स्टेम्स। एक तो 2 प्रश्न हैं, हर एक के वो पैराग्राफ टाइप है, हर एक के 2-2 पार्ट्स हैं। अच्छा, और आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन करिए, उससे क्वेश्चन नंबर आपके 15 और 16, जो भी क्वेश्चन नंबर था, कौन सा या था 14, हाँ, तो 15 और 16 एक ही थ्रेड पर आधारित थे, और फिर 17 और 18 भी एक ही थ्रेड पर आधारित थे। ऐसे सॉल्व करने को कहा है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 2 volatile liquids A and B form an ideal solution। खुशी की बात है, 2 volatile liquids हैं A और B and they are making an ideal solution।
अच्छा लग रहा है हमें। कंसिडर अ 5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ बी इनसाइड ए। तो मोलालिटी ऑफ बी इज 5 मोलल एंड ए इज सॉल्वेंट, ऐसा मान लिया है हमने, उसी आधार पर ही दिया गया है। ठीक, अब एक खास बात देखिए, 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों में एक में आपको मास परसेंट दिया था और मोलालिटी निकालनी थी पिछली बार। इस बार क्या किया है, आपको क्या दे दिया है, मोलालिटी और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। वॉल्यूम इंडिपेंडेंट यूनिट्स अगर हैं तो उनमें बगैर डेंसिटी के आप आराम से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये मोल कंसेप्ट का ही कॉन्सेप्ट है, उसको 2 बार यूज किया पेपर में, दोनों क्वेश्चंस में। फिर ये बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी गिवन, तो ये सब था ही, यहीं लिख लेते हैं। पी सॉल्यूशन इज कितना, 105 mmHg, नहीं हम 100 mmHg, सॉरी, और पी ए नॉट इज 105। ठीक है, ये सब तमाशा है यहां। क्या करेंगे अब आप देखिए, अब पूछा है रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ प्योर बी इन वेपर फेज टू इट्स मोलर वॉल्यूम इन लिक्विड फेज इज। इतना सारा डेटा दे दिया और इतनी रहस्यमय चीज वो चमत्कारी मोलर वॉल्यूम के नाम से दे दी। तो एक बार इसी से शुरू करें जो पूछा है, ताकि जो काम की चीज होगी निकालते जाएंगे। मोलर वॉल्यूम ऑफ बी इन वेपर, मोलर वॉल्यूम इज V by N, वॉल्यूम, PV is nRT, तो V by N is RT upon P। अच्छा, तो ये क्या है, दिस इज V bar वेपर, V bar मोलर वॉल्यूम को बोलते हैं। इट इज सो मच। R पता है, पता ही R, तो T दे रखा है 300 केल्विन, और P क्या है, प्योर B, तो एक तरह से R T अपॉन PB नॉट, ये पूछा है, और PB नॉट गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा, और निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और लिक्विड फेस में V बार लिक्विड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी इनटू N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अभी किसका है, प्योर बी का, तो मास बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डेंसिटी ऑफ बी। ठीक, और m बाय n ये कितना हो जाएगा, दिस इज मोलर मास ऑफ बी। तो मोलर मास ऑफ बी भले चलो अपने को पता नहीं है, ये पता है, हाँ पता है, अरे वाह ये गिवन है 57 है, और डेंसिटी ऑफ बी भी गिवन है, अरे जय हो क्या बात है, तो ये तो दोनों ही गिवन है। तो अपने को खाली एक ही चीज आंसर्स निकालने से रोक रही है, वो है पीबी नॉट। तो अगर मैं पीबी नॉट पता कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। वो ये लिखाया नहीं तुमने कॉपी में, तो कैसे करते, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम नहीं सुना कभी जिंदगी में, वही लगाया है हमने। ओह, ये कुछ पेपर में लिखा हुआ नहीं आया, कैसे लगाते हैं, सॉल्यूशन ही छाप देते फिर तो इसलिए थोड़ा बहुत अगेन आई रिपीट, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड तो जरूर रखनी पड़ेगी। ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, फिर तो राउल्ट्स लॉ लगाना है आपको। P इज एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट, एक्स ए, हाँ उसमें भी स्यापा है, मोलालिटी दी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो क्या कहेंगे, मान लो 1 kg ऑफ ए ले लें सॉल्वेंट, तो मास ऑफ ए हो जाएगा 1 kg, तो बी कितने हो जाएगा 5 मोल। ठीक है, और अगर ए 1 kg है और ए का मोलर मास कितना है 50, तो 1000 अपॉन 50 यानी कि 20 मोल्स। तो ए और बी के टोटल 25 मोल्स हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ गया 0.8 और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ गया 0.2। जो मोलालिटी दी थी उससे मैंने मोल फ्रैक्शंस निकाल लिए ए और बी के। इजी है, और अब मैं इसको राउल्ट्स लॉ में लगा दूंगा।
तो P इज XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। ठीक ठाक मेहनत कराइए 2 नंबरों के लिए जी ने। तो P कितना है बाबू? 100 इस 0.8 इंटू 105 प्लस 0.2 इंटू PB नॉट। सॉल्व करो, नंबर्स बड़े प्यारे हैं। PB नॉट कितना आ जाएगा? निकाला है आपने? 32 टॉर। श्योर? कैलकुलेटर चेक कर लेना, मैं तो लोगों पे विश्वास करके रख लिया है जो वैल्यू दी है। ये आ गया। और मुझसे पूछा था वेपर और लिक्विड का रेशियो, तो वी बार वेपर अपॉन वी बार लिक्विड का रेशियो पूछा था RT अपॉन PB नॉट, और यहां है MB और ये है डेंसिटी ऑफ B। वाह, PB नॉट शायद 80 आएगा। यस सर 80 आएगा। 80 80। यस ठीक है। और मुझे शक तो हुआ था कि कोई बहुत लो लग रहा था, पर मैंने कहा ठीक है आएगा जो भी आएगा, है ना। फाइन। सब्स्टिट्यूट कर दो। R की वैल्यू 0.08 दे ही रखी है। 0.08 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन। यूनिट्स के साथ करोगे तो हमेशा अच्छा रहेगा। 300 केल्विन है शायद ये, है ना। और डेंसिटी कितनी है? 0.5 ग्राम्स पर ml। अगर आप इन यूनिट्स को देखना चाहते हैं तो डिवाइडेड बाय PB नॉट 80 टॉर। छी। अब टॉर से एटमॉस्फेयर, क्योंकि ऐसा यूनिट्स में कर ले तो जान बचे, या तो फिर देखें अभी तो लिखते हैं 80 टॉर या 80 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर कर लें ताकि एटमॉस्फेयर ठीक रहे। MB मोलर मास ऑफ B 57 ग्राम्स पर मोल। यूनिट्स बहुत आवश्यक ढंग से लिखना ताकि गड़बड़ ना हो। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर काटिए, केल्विन से केल्विन। लीटर से लीटर काटोगे तो मिली बच जाएगा, खा मत जाना इससे। ग्राम से ग्राम उड़ जाएगा, और पर मोल से पर मोल। वाह, काफी कुछ हो गया। ये मिली मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और ये डिनोमिनेटर में है तो होल थिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ वैल्यूज बहुत सुंदर हैं और कटने के लिए तड़प रही हैं, ऐसा लग रहा है। काट डालिए। इट इज जस्ट अर्थमेटिक नाउ। कितना आ जाएगा? 2000। लोग बड़े प्यार से बता रहे हैं कट कोटा की आ जाएगा 2000। ये आ गया आपका पहला आंसर। ठीक है। और फिर जिंदगी आगे बढ़ेगी। सेकंड पार्ट देखिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज विच इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन, मतलब YB पूछा है। YB इज XB PB नॉट अपॉन P। 0.2 इंटू PB नॉट है 80 डिवाइडेड बाय P है 100 विच इज 0.16। अरे तुरंत हो गया। अब काम तो कर ही लेता सारा, वहां तो इतना सही बचा था यहाँ। राइट, डायरेक्ट, ब्लाइंड, प्लेन राउल्ट्स लॉ। दैट्स ऑल। Consider the following reaction sequence in which J, K, L, M are the major products. ठीक है, आपके पास ज़ाइलीन है और ज़ाइलीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं Cl, CO, CH2, Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में। अगर आप गौर करें तो या तो यहाँ से क्लोराइड या यहाँ से क्लोराइड निकलवा सकते हैं,
यहां से क्लोराइड निकलवाएंगे तो आपको मिलेगा COCH2Cl असाइल कैटायन, और अगर यहां से क्लोराइड निकलवाएंगे तो आपको मिलेगा ClCOCH2 प्लस अल्काइल कैटायन। ज्यादा अच्छा कौन सा है, ये वाला या ये? सच तो ये है कि प्लस एम के चलते फिर भी ये थोड़ा ठीक है, और ये तो अपने माइनस आइसिस की बैंड बजा देंगे, बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये असाइल कैटायन बनेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस लोकेशन पर? मिथाइल ऑर्थो पैरा, और ये मिथाइल भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो यही फेवरेट लोकेशन नजर आती है। यहाँ या यहाँ एक जैसा ही है, कहीं भी लगा दो। 1 2 3 लाइन से सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, इस वजह से हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो शायद ऐसा दिखना चाहिए। शायद क्यों, स्टाइल है, ऐसा ही दिखेगा। ये बन गया आपका पहला कंपाउंड। NaI हीट, क्लासिक SN2 सब्स्टिट्यूशन, क्लोराइड की बजाय लग जाएगा आयोडाइड। अच्छा, फिर क्या होगा? NaO, फिनॉक्साइड आयन आपके पास है, फिनॉक्साइड आयन है तो फिनॉक्साइड भी उधर ही सब्स्टिट्यूट कर जाएगा। क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा O टिंग टैंग टिंग टैंग टिंग, और यहां पर NO2। दिस इज व्हाट यू विल गेट। अच्छी बात है। फिर जब ये सारा काम हो जाएगा और फिर NaBH4 और PBr3 की चर्चा चल रही है। NaBH4 क्या करेगा? ये सब तो सैचुरेटेड एरोमेटिक है, कुछ होना नहीं है। NaBH4 कीटोन को रिड्यूस करेगा। एक मिनट, ये हमने क्या बना है? सबसे पहले तो हम देखें, हमने ये J बना लिया है। अब जम्मू से कश्मीर चलते हैं, K बनाते हैं। कैसे? NaBH4 अगर इसको रिड्यूस करेगा तो कीटोन से बनेगा अल्कोहल, और वो अल्कोहल जब PBr3 से रिएक्ट करेगा तो ब्रोमो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिथाइल और मिथाइल तो वैसे ही जैसे थे हैं, C के साथ NaBH4 का H, और जो OH का Br लगेगा वो, और यहाँ CH2O टैंग 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 और NO2, ये आ जाएगा कसब। ये क्या है? कश्मीर के। एक पहचान भी है इसकी, मोलर मास 350 ग्राम पर मोल। जोड़ के चेक करके देख सकते हैं है 350 या नहीं। जोड़ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। बेंजीन रिंग 78, जिसमें से 3 हाइड्रोजन गायब हैं, तो 75, और मिथाइल 15 15 30, ये ग्रुप तो हो गया। कार्बन 12 CH2 कितना? 14 14 प्लस 13 27 27 प्लस ऑक्सीजन कितनी हुई? 16 37 43 43, ब्रोमीन 80, और ये गंदगी बड़ी सी NO2 ग्रुप। क्या कीमत है इसकी? 32 और 46, और बेंजीन रिंग में से 2 हाइड्रोजन उड़ा दिए, 76। हे राम, सब जोड़ जाड़ के देखिए। 12 15 5 20, ठीक है। 7 4 11 15 15 10 25 और 35, एग्जैक्ट मस्त राउंड फिगर 350 आ रहा है। बढ़िया किया हमने। तो आपके पास कश्मीर भी आ चुका है। फिर 2 रास्ते L और M बनाने हैं हमें। अब यहां पर जितने भी ग्रुप लगे, इनमें कुछ किसी को हींग भी नहीं लगनी। Br हट जाएगा, यहाँ NH2 लग जाएगा, तो ब्रोमो डेरिवेटिव या अमीन डेरिवेटिव L, और यहाँ SPH, ये PHS माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो Br माइनस को सब्स्टिट्यूट करके ये लग जाएगा, तो आपके पास सल्फर वाला कंपाउंड बन जाएगा L और M। अब हम पहले ये देख लें क्वेश्चन क्या है। सॉल्व तो हमने कर लिया, अब देखते हैं आंसर में क्या लिखना है। पूछा है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द अमोनिया, ओके, इवॉल्व्ड फॉर इतने ग्राम्स ऑफ L इन जेल्डाल्स मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन इज। जेल्डाल वगैरह का नाम डराने के लिए लिया जाता है, पर कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपको एक्चुअली नाइट्रोजन निकालनी है, कितनी मिलेगी, और किसी भी मेथड से आए, जेल्डाल वेल्डाल, हु केयर्स, है ना। लेकिन आपको L का एक बार फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, जय हो। और न सिर्फ L का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, वो फॉर्मूले को निकाल कर देखना पड़ेगा
आगे क्या क्या गुल उसमें खिलते हैं। आइए एक बार L को भी बना के देखते हैं। Br हटाकर आप NH2 लगा दीजिए। तो 350 में से आपने 80 तो घटा दिया ताकि Br हट गया, और NH2 यानी कि 16 जोड़ दिया। 350 minus 80, that is 270, 270 plus 16, 286, और हमारे यहाँ है 572। वाओ, तो 5.72 अपॉन 286, 0.02 मोल्स हैं आपके पास। किसके? L के। ये K अब L बन चुका है। अच्छी बात है। नाइट्रोजन कितनी मिलेगी इससे? कितने नाइट्रोजन एटम है? जेल्डाल्स मेथड में अल्टीमेटली जितनी नाइट्रोजन है सब अमोनिया बन जाती है। यहाँ 2 नाइट्रोजन है। अच्छा, तो एक में 2, तो 0.02 मोल्स में 0.04 मोल्स नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो 0.04 मोल्स अमोनिया बनेगी। n फैक्टर 1 है तो इतने ही इक्विवेलेंट्स बनेंगे अमोनिया के। और पूछा है कितना सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। दिस इज इक्वल टू मोल यानी कि 0.04 इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, 0.04 इक्विवेलेंट्स एसिड का चाहिएगा, तो 0.04 इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू 1 मोलर मतलब 2 नॉर्मल इनटू वॉल्यूम है V। तो वॉल्यूम V आ जाएगा 0.02 लीटर्स, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 ml, 20 मिलीलीटर की जरूरत पड़ेगी आपको सल्फ्यूरिक एसिड की इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। जेल्डार के नाम से डर मत जाइएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन सारी अमोनिया बन के निकल रही है, इतना ही हो रहा है। ठीक है, एक किला तो फतेह हुआ। और दूसरा देखिए सेम क्वेश्चन, इसी में दिया है इन सल्फर एस्टिमेशन बाय केरियस मेथड। हाय, केरियस का मेथड क्या है हम जान ना पाए, डजंट मैटर, सल्फर एस्टिमेट कर रहे हैं ना। केरियस पुराने आदमी थे, दिवंगत हो चुके हैं, क्यों चिंता करते हैं उनकी। द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड इज, मुद्दे की बात है सल्फर कितना है ये निकाल लीजिए। अब यहां पर अगर SPH लग जाएगा, एक क्षण के लिए थोड़ी मेहनत बचाते हैं और इसी में सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। K का ही हमने L बनाया था और L का ही अब M बनाएंगे हम, तो यहां लग जाएगा SPH। ओके, तो एक मोल में एक सल्फर ही है। हाँ जी, अच्छी बात है। अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट फ्रॉम फॉर्म 3.79 ग्राम्स ऑफ M is। अब ध्यान दीजिए हमने क्या किया था, हमने ब्रोमीन का, वो 350 मोलर मास था, उसमें से ब्रोमीन घटाई और SPH जोड़ा। pH है 77, सल्फर है 32, 102 जोड़ दी, 109 माइनस 80 प्लस 109, रक्षा कर प्रभु कितना होगा, ये होगा 379, और यहां है 3.79। 0.01 मोल आपके पास था M का, M ये क्या था वो, हाँ M, 0.01 मोल M, this corresponds to 0.01 mole sulfur which corresponds to 0.01 mole बेरियम सल्फेट। केरियस कुछ भी कर ले, मुद्दे के बाद सल्फर सारा सल्फेट में कन्वर्ट होकर बेरियम सल्फेट के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाता है, इतनी बात है। अरे वाह, बेरियम सल्फेट कितना है 137, सल्फेट 96, 233, तो 2.33 ग्राम्स, 2.33 ग्राम्स प्रेसिपिटेट होंगे किसके, बेरियम सल्फेट के। ये है पूरी माया, ये है पूरी कहानी जो थी आपको समझानी। यहां पर मेन था ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स को आइडेंटिफाई करना। आप देखें, और ये वो रिएक्शन था जिसमें मैकेनिज्म का महत्व है। हाँ, कुछ हद तक बहुत एलिमेंट्री, मेन तो जीओसी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी देखना, EAS का बेसिक मैकेनिज्म आपको आता हो ऑफ कोर्स, और उसके बेसिक डिटेल्स आते हो, उतना ही काम का था। बाकी तो ये सब बहुत एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह जो आपने याद भी कर रखे हैं, उसके आधार पर भी आप कर सकते थे। मोल और ऑर्गेनिक का बेहतरीन हाइब्रिडाइजेशन, शानदार क्वेश्चन। तो बच्चा ये था JEE एडवांस 2026 केमिस्ट्री।
अगर आप ओवरऑल पेपर को एनालाइज करना चाहें, ऑर्गेनिक अच्छी थी, मतलब लेकिन अच्छे में भी उसका मेन ग्लैमर ऑर्गेनिक टफ नहीं था, जैसे 2024 की ऑर्गेनिक बहुत बेहतरीन थी, टिपिकल क्वेश्चंस थे। 26 में ऑर्गेनिक इजी थी, ग्लैमर अगर आया था तो उसको मोल के साथ मिक्स करके। फिर इनऑर्गेनिक नॉर्मल से एवरेज से बेटर थी, बाउंसर नहीं थी पर एवरेज से बेटर थी और फाइन ट्यून करी जा सकती है, लेकिन जेई ने बहुत ज्यादा तंग आपको नहीं किया है, बुद्धि की परीक्षा करी है उन्होंने फिजिकल में। तो दिस पेपर मार्क्स द रिटर्न ऑफ किंग। जी हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के सस्ते घटिया क्वेश्चंस जो जेई में इधर आने लगे थे, उनकी बजाय जेई ने चैप्टर्स को मिक्स करके, ऑर्गेनिक के साथ मिक्स करके, खुद फिजिकल में अनयूजुअल आइडियाज डाल के बहुत टफ नहीं किया है पेपर, लेकिन आपको सोचने पर मजबूर अवश्य किया है। तो जो बहुत पॉपुलर इस तरह की स्टडीज के आदी हैं कि सर हमें बोर्ड पे जैसे क्वेश्चन कराएंगे वैसी शीट दे देंगे और पानी की तरह हम करते चले जाएंगे, दिमाग ना खर्च हो जाए कहीं, ये जो अप्रोच है जो बहुत बहुत पॉपुलर हो गई है जेई कोचिंग सर्कल्स में, ये आपको बदलनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से बाहर आकर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, टफ टफ क्वेश्चन लगाएंगे हम। टफ टफ क्वेश्चन अपने आप लगाएंगे हम, कितना भी टफ क्वेश्चन हो, अगर टीचर ने आपका बोर्ड पे कर दिया, आपको उसका आइडिया दे दिया, आपने उसके सॉल्यूशन को एक बार कब्जे में ले लिया, देख लिया, उसका सारा ग्लैमर खत्म हो गया। अब वो क्वेश्चन आपके किसी काम का नहीं, आप उसे रट कर अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, कोचिंग के टेस्टों में नंबर ला सकते हैं, पर बुद्धि का विकास नहीं होगा। बुद्धि का विकास बेसिक कंसेप्ट्स को अच्छे से सीखने के होगा। आप बेसिक कंसेप्ट्स को सीखें, कॉन्सेप्चुअली सीखें, बेसिक एक्यूरेट डेफिनेशंस ऑफ फॉर्मूलों पे ध्यान दें, और जब ये हो जाए, जब कंसेप्ट्स आपको ढंग से आ जाएं, तो आप सारे अच्छे क्वेश्चंस के टीचरों द्वारा किए गए सॉल्यूशंस देख देख के उन्हें सड़ाएं नहीं, उन्हें पहले खुद अटेम्प्ट करें। हो सकता है 10 में से 5 ही क्वेश्चन आपसे हो, 5 ना हो, पर 10 में से वो 5 क्वेश्चन जो आपने शायद 3 गुना समय लगाकर माथा फोड़ी करके सॉल्व करे हैं, वो आपको ज्यादा आउटपुट देंगे आईडीजे एडवांस में, बजाय इसके कि उससे भी 10 गुना टफ 100 क्वेश्चन टीचर ने बोर्ड पर करे, आपने नकल कर ली, आपको लगता है टीचर समझा रहे हैं, नहीं, आप सिर्फ उसे डाउनलोड कर रहे हैं बुद्धि खर्च करे बगैर। अल्टीमेटली 101 को क्वेश्चन आएगा, आप अटक जाएंगे। वहां 5 क्वेश्चन आपने खुद करे हैं, ऐसे 5-5 क्वेश्चन करने का अगर आप हर हफ्ते भी अभ्यास करेंगे, तो आप देखेंगे 2 महीने के अंदर अंदर अच्छे टिपिकल क्वेश्चन हम अपने दम पे करने लग जाएंगे। और अगर यही काम आपने नियम से ढंग से 100-200 क्वेश्चंस में ढंग से कर लिया, एक बार किसी एक चैप्टर में भी कर लिया, आपको खुद सोचने की बगैर डरे आदत पड़ गई, आपको अननोन टेरिटरी में अपने दम पर विश्वास के साथ घुसने की आदत पड़ गई कि हाँ हम एक्सप्लोर करके खुद खोज लेंगे, अगर क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व तो हो गई ना। ये कॉन्फिडेंस जब आप में आ जाएगा, आप देखेंगे जेई एडवांस्ड आपका है। विश यू ऑल द बेस्ट। इस तरह से कंसेप्चुअल फंडामेंटल प्रैक्टिस करते रहिए और जमे रहिए। जो लोग जेई देकर आए हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो आगे तैयारी कर रहे हैं अगेन उनके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ ग्रेट टाइम, हैव फन।